नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां मिलती है आपको खबर A to Z। हर खबर के पीछे असल खबर जानने के लिए हम इस वक्त जुड़ते हैं और करते हैं खबरों को डिकोड। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड। सबसे पहले आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र की खबर आपको दिखाते हैं। शीत सत्र एक बार फिर समय से पहले खत्म हो गया। 5 दिन चलना था, लेकिन तीसरे दिन सत्र समाप्ति की घोषणा हो गई। सत्र का तीसरा दिन कैसा था, किन विषयों पर हंगामा हुआ, पूरी रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र निर्धारित समय से 2 दिन पहले खत्म हो गया। इस बीच कार्यसूची में बदलाव को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ। भाजपा ने आगे से विधानसभा के सभी आयोजनों का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। भाजपा ने कार्यसूची में बिना सुझाव के बदलाव को विपक्ष का अपमान बताया। विपक्ष की बिना सहमति के 6 तारीख की विधानसभा को 4 तारीख को समाप्त कर दिया। विपक्ष के बिना उपस्थिति के उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया। तो विपक्ष के किसी भी काम में भागीदार नहीं बनाना चाहते अगर विधानसभा अध्यक्ष, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 से 6 जनवरी तक होना था। बुधवार को कार्यवाही का तीसरा दिन था। प्रश्नकाल से भाजपा आक्रामक नजर आई। अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन में हंगामे के हालात बने। इसमें चावल घोटाला सबसे अहम था। हंगामे के बीच सरकार ने 2 विधेयक पेश किए और उनको चर्चा के बिना पारित करा लिया। इसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की घोषणा हुई और सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में आयोजित उत्कृष्ट अलंकरण समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया। तो एक बार फिर से ऐसा दिखा कि सत्र पूरा नहीं चल पाया। 5 दिनों का सत्र था, लेकिन 3 दिनों में सिमट गया। सरकार ने विधेयक पास करा लिए। विपक्ष ने कहा कि सत्ता पक्ष उनको शामिल नहीं कर रहा, विरोध किया, जमकर घेरा। हंगामा क्यों हुआ, इस बात पर भी कई सवाल उठाए गए। चलिए इस सत्र से क्या हासिल हुआ, इसको डिकोड करते हैं। लोकतंत्र में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभाएं, ये तमाम वो जगह हैं, वो सदन हैं जहां सरकार की जवाबदेही तय होती है। ये सदन है जहां जनता से जुड़े मुद्दे उठते हैं, समाधान खोजे जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, पालन कैसे कराया जाए इसकी योजना बनती। सरकार इनसे सवाल पूछे जाते हैं। पर अफसोस की बात यह कि विधानसभा से लेकर चाहे लोकसभा देख लें या उच्च सदन देख लें, आज की तारीख में अगर सत्र है तो फिर इज इक्वल टू हंगामा माना जाता है। ये माना जाता है कि आप कोई भी सदन की कार्यवाही देखेंगे, इसमें हंगामा आपको जरूर दिखेगा। शोर शराबे के बीच में विधेयक पास हो जाते हैं। उस पर जैसी चर्चा लोगों को दिखाई सुनाई पड़नी चाहिए, वैसी अरसे तक दिखती नहीं है हंगामे के बीच में। माननीयों के पास में इसका कोई जवाब नहीं कि इसका जिम्मेदार कौन, इस पर भी बहस लंबी चल जाती है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के सत्रों के हर मिनट का खर्च लाखों में है। इसके आंकड़े अपडेट हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके लाखों के आंकड़े भी, बढ़ते आंकड़े भी हंगामे को रोक नहीं पा रहे। और ये सारा पैसा आपके हमारे टैक्स का है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, हमारी चुनी सरकार हमारे ही दिए गए, हमारे ही भरे गए टैक्स के पैसों का किस तरह इस्तेमाल करती है या उसे बर्बाद करती, कहें तो गलत नहीं होगा। और इसमें लेश मात्र भी कोई पक्ष संकोच करता नहीं दिख रहा। 5 दिवसीय सत्र 3 दिन में खत्म हो गया। लोकतंत्र और जनता, क्या ये उसके धन का, समय का, विश्वास का मजाक नहीं? ये सवाल भी कई बार उठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल 2023 में ही चुनाव है ना, तो पहली योजना शुभारंभ कर दी है, लॉन्च कर दी है। नाम है भू अधिकार योजना। 10,000 से अधिक जो हम कह सकते हैं हितग्राही हैं, उनको मुफ्त में आवासीय प्लॉट बांटे हैं। जाहिर तौर पर हर हितग्राही एक मतदाता भी है, यानी एक बड़ा वोट बैंक भी है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की। भू अधिकार योजना सीएम शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना है। साल 2023 के अंत में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चुनावी साल में सीएम शिवराज की ये पहली योजना है।
टीकमगढ़ के बकपुरा ग्राम पंचायत में सीएम शिवराज सिंह चौहान हितग्राहियों को प्लॉट का पट्टा देकर उनसे संवाद करते नजर आए। टीकमगढ़ में 10,918 हितग्राहियों को 129.37 करोड़ के आवासीय प्लॉट बांटे गए। मुख्यमंत्री शिवराज ने सबसे पहले टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बगाज माता मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की उत्तम सेहत और शांतिपूर्ण जीवन की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का उद्घाटन करने पहुंचे। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने ये दावा किया कि उनकी सरकार सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं बल्कि गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बुंदेलखंड का हिस्सा टीकमगढ़ गए और वहां से एक और मास्टर स्ट्रोक जो बन सकती ऐसी योजना को शुरू किया। इस योजना को शिवराज का मास्टर स्ट्रोक क्यों माना जा रहा है, जरा इसको भी हम डिकोड कर लें। पहली बात, चुनाव में अब केवल 7-8 महीने का वक्त बचा है। चुनावी साल का आगाज मुख्यमंत्री ने भू अधिकार योजना के द्वारा किया। इससे एक ऐसे बड़े वर्ग को साधने का प्रयास किया जिसे हम स्विंग या साइलेंट वोटर भी मान सकते हैं। जो मिलने वाले लाभार्थी हैं वो काफी कुछ डिसाइड करते हैं कि सरकार किसकी बने या कौन सी सरकार जाए। योजना का लाभ मिलने वाले सरकार को रिटर्न गिफ्ट जरूर देते हैं, यह अब तक का ट्रेंड है। भूमिहीन या गरीब लोगों को आवासीय प्लॉट देने की योजना शिवराज सिंह चौहान के लिए निश्चित तौर पर मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। चुनाव से पहले योजना मध्य प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में लागू होगी और ऐसे कई मंच, ऐसे कई आयोजन आप देखेंगे। जाहिर तौर पर इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री को मिलना तय माना जा रहा है, लेकिन ये कितना होगा, किस हद तक होगा और कितना बड़ा अंश वोट में कन्वर्ट होकर पार्टी को मिल पाएगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। खबर अब छत्तीसगढ़ से, जहां आज का दिन भी आरक्षण के मुद्दे पर सियासत के नाम रहा। कवासी लखमा ने राज्यपाल से अपने जन्मदिन के तोहफे के तौर पर आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर की, गिफ्ट के तौर पर उसे मांगा, अपील की। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ आज अपनी ताकत दिखाई। उसी मुद्दे पर आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया। ये सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि वो राजभवन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ सीएम ने राज्यपाल पद की गरिमा को तार-तार न करने की अपील भी की। कहने का अर्थ ये कि छत्तीसगढ़ के सियासी अखाड़े में आरक्षण के मुद्दे पर जोर आजमाइश दोनों पक्षों से जारी। विधानसभा के शीत सत्र में तीसरे दिन आरक्षण पर बहस देखने को मिली। मजेदार बात ये कि कवासी लखमा ने राज्यपाल से अपने जन्मदिन के तोहफे के तौर पर आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने की अपील की। मेरा जन्मदिन है, मैं राज्यपाल महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन है और इनको आज अगर दस्तखत कर देगा हम भी धन्य होंगे, छत्तीसगढ़ के लोग भी धन्य होंगे। ये तो इस सरकार की बात। अब जरा बीजेपी का रुख भी जान लीजिए। आरक्षण को लेकर बीजेपी ने अंबेडकर चौक पर दोपहर 2 से 5 बजे तक धरना दिया। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के सियासी मैदान पर आरक्षण नाम की गेंद इधर से उधर पाले में फेंकी जा रही है। इधर विधानसभा के शीत सत्र का हाल हम आपको पहले बता चुके हैं। आज का दिन जमकर हंगामे के नाम रहा। जितना भी सत्र चला, आज फिर आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी के बीच जमकर बयान आए, तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ धरना भी दिया। कुल मिलाकर आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति किस दिशा में है, आज हम इसको डिकोड कर रहे हैं। पहली बात कि राजभवन में लंबित होने की वजह से आरक्षण का मुद्दा कुछ जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचता जा रहा है और चुनाव तक हल होगा, इस पर हम बहस भी कर चुके हैं, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर दोनों पक्ष दे नहीं पाए। दूसरी बात, राज्यपाल का ये कहना है कि विधेयक को लेकर कानूनी मशवरे के आधार पर नियम के तहत वो कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि वे सही हैं, जितना कई जानकार उनको बताते भी हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर में देर होगी, हल नहीं मिलेगा, वैसे वैसे राजभवन की भूमिका पर हमले तीखे होंगे, सीधे होंगे और निजी तौर पर भी जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है। राज्यपाल का पद संवैधानिक है, गरिमामय है, सबके लिए श्रद्धेय है। गैर राजनीतिक तौर के ऊपर इस पर कमेंट होने चाहिए, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं रहा।
विधेयक के लंबित रखने का एक नुकसान ये भी हो रहा है कि राजभवन की साख पर प्रश्न चिन्ह जनता के बीच में ले जाया जा रहा है। आम बात ये और अहम बात ये कि सत्ता पक्ष के नेताओं के निशाने पर सीधे तौर के ऊपर अब जो राजभवन दिखता है ये कोई भी उचित नहीं मानता, चाहे वो इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का। लेकिन इसमें किसका बड़ा नुकसान होगा और वो नुकसान और बड़ा कैसे विरोधियों का किया जा सकता है, अब इस पर ज्यादा ताकत लगाई जा रही है। समाधान कैसे और क्या, कोई उत्तर नहीं दे पाया। मध्य प्रदेश की सियासत पर आपको ले चले। विधानसभा चुनाव से पहले पैराशूट लैंडिंग और दल बदल की खबरें अक्सर चर्चा में रहती हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर दावा किया कि बीजेपी के दर्जनों नेता कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस के दावे को खारिज भी किया है। कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी के कई बड़े चेहरे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी को हाट पिपल्या, पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार को सांची, पूर्व सांसद अनूप मिश्रा को ग्वालियर और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया को पथरिया से कांग्रेस चुनाव में मौका दे सकती है। कांग्रेस का दावा है कि ऐसे सैकड़ों बीजेपी नेता हैं जो उनके संपर्क में हैं। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, भाजपा का एक बहुत बड़ा धड़ा भाजपा ने खुद उनकी ही पार्टी से नाराज है। आने वाले समय में कई चौंकाने वाले नाम हैं जो भाजपा का पाला बदलकर कांग्रेस में आ सकते हैं। आप आगे आगे देखिए होता है क्या, और आप देखेंगे चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी को पता तक नहीं चलेगा कि उनके कितने दर्जन लोग पाला बदल के इस तरफ आ गए। कांग्रेस इस समय देश और प्रदेश में राजनीतिक पराभव के निम्नतम स्तर पर है, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर यही कोशिश की जाती है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कांग्रेस ने कुनबा जोड़ा, वैसी कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, पर जिस प्रकार की नीतिगत गिरावट कांग्रेस पार्टी के विषयों में है, नेता नीति नियति सब कांग्रेस के समय खराब है, तो कांग्रेस कहीं भी नजर डाले पराजय मिलेगी। कांग्रेस चुनाव के पहले टेबल एक्सरसाइज में जुटी है। चुनावी जंग से पहले कांग्रेस ने अपनी कमजोर सीटों पर काम शुरू कर दिया है। तकरीबन 50 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस फाइट में ही नहीं दिखती, लिहाजा कांग्रेस की नजरें बीजेपी के बागियों पर हैं। तो टिकटों को लेकर ना तो बागी नई बात है और ना ही बागियों का दल बदल नई बात है, लेकिन इसको लेकर अपनी कमजोर सीटों पर पहले से रणनीति बनाकर काम करना, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा क्रम दिखा है। इस पर अगर कांग्रेस अभी से एक्सरसाइज कर रही तो क्या लाभ होगा, ये चुनाव आते आते स्पष्ट होगा। इससे पहले दावा जमीन पर कितना सच होगा, कितने लोग टिकट के लिए आएंगे, ये देखना होगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, जहां बीजेपी और कांग्रेस में आजकल एक सीक्रेट सीडी, इस पर कई सवाल सामने आ गए। चुनावी साल में अचानक से सीडी की बात उठी क्यों, यह बात हम कर क्यों रहे, एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। इन तस्वीरों के कुछ मिनट पहले फ्लैशबैक में जाकर देखें तो यही दोनों नेता सीक्रेट सीडी पर आग उगलते दिखेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह को मित्र बताया, तंज कसा कि वो भजन करने की उम्र में गजल गाने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंद सिंह जी मेरे मित्र हैं, इस उम्र में ऐसी सीडी रखे काहे क्यों, और देखना भी नहीं चाहिए। भजन की उम्र में गजल की कोशिश नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक कर दो। अब गोविंद सिंह ने चैलेंज स्वीकार कर लिया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को घर आने का न्योता दिया ताकि वो उनको सीडी दिखा सकें। हालांकि वीडी शर्मा ने उल्टा नेता प्रतिपक्ष को मर्यादा का पाठ भी पढ़ाया। अगर आदरणीय वीडी शर्मा जी मेरे निवास पे आए, मैं उनको फूल मालाओं से स्वागत करूंगा और उनको हम अपने निवास पर जो सीडी में हमारे पास चित्र हैं, मैं उनको दिखा दूंगा। घर आ जाओ, दिखा देंगे, ये कर देंगे। किसी भी सामाजिक संगठन पर, किसी भी व्यक्ति पर चारित्रिक आरोप लगाना ये जिम्मेदार व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। बहरहाल जनता यही कह रही, साल चुनावी है तो नवंबर आते आते नेताओं की जुबान से जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा, ये बात जनता भी समझती है। तो नेता प्रतिपक्ष ने तथाकथित अश्लील सीडी देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को न्योता दिया, स्वागत के साथ सीडी दिखाएंगे, ये जवाब दिया। इस आमंत्रण के पीछे और इस आमंत्रण के आगे पीछे दोनों तरफ से जिस तरह के बयान है, जरा इनको हम डिकोड कर लें। पहली बात,
अगर नेता प्रतिपक्ष के पास बीजेपी आरएसएस के नेताओं का कोई भी वीडियो क्लिप है, दावे के मुताबिक कोई अश्लील सीडी है, तो बताना चाहिए कि सीडी कहां से आई, किसने और कैसे दी, ये अश्लील सीडीज कौन तैयार करवा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठेगा। दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को निजी तौर पर अश्लील सीडी दिखा सकते हैं, तो इसका उन्हें क्या कोई लाभ मिलेगा? आम जनता को क्या इससे कोई सरोकार है, कोई लाभ होगा? तीसरी बात, नेता प्रतिपक्ष अश्लील सीडी की बात करके सुर्खियों में है। सवाल यह भी कि क्या आम लोगों से जुड़ा कोई मुद्दा इस पर उठाने से बेहतर ये सीडी वाले मामले हैं? ये भी सवाल, अश्लील सीडीज की बात करके नेता प्रतिपक्ष क्या सिद्ध करना चाहते हैं, मंशा इसके पीछे क्या है? डॉक्टर गोविंद सिंह एक बड़े वरिष्ठ कद्दावर और बेहद अनुभवी नेता हैं। जाहिर तौर पर आज वो जिस पद पर हैं, जिस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, इसके बाद ये माना जा सकता है कि उनसे जनता की उम्मीदें, अपेक्षाएं इससे कहीं ऊपर हैं। लेकिन फिलहाल ये भी कई सारे लोग कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इस वक्त पर साल की शुरुआत में यह मुद्दा 2023 में उठाया है, तो इसके भी सियासी मायने हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र के तीसरे दिन चावल घोटाला गूंजा है। बीजेपी ने सरकार के ऊपर गंभीर सवाल दागा है, सरकार ने जवाब भी दिया है, लेकिन इस पर भी बड़ा हो हल्ला हंगामा हुआ है। देखें आप। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी ने सदन में सरकार पर चावल घोटाले के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन में आए चावल को लेकर सरकार से हिसाब मांगा। विपक्ष ने चावल का वितरण न कर घोटाले का आरोप लगाया। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जुड़ा सवाल पूछा। लगभग 5,000 का सीमा होता है, पूरा डीटा घोटाला स्कूल का बच्चा है क्या है अध्यक्ष महोदय? 5,127 करोड़ रुपया का घोटाला ये चावल के मामले में आया। बीजेपी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में 5,000 करोड़ से ज्यादा का चावल घोटाला हुआ। इधर आरोपों पर प्रदेश के खाद्य मंत्री ने पुरजोर तरीके से जवाब दिया। जितना आवंटन प्राप्त हुआ उसमें हमने वितरण किया, भ्रष्टाचार का प्रश्न ही नहीं उठता। मुद्दे पर भाजपा चावल चोरी के आरोप लगाकर नारे बुलंद करती रही, तो जवाब में कांग्रेस ने नान घोटाले की याद दिलाई। तो जैसा आप देख भी पा रहे थे कि चावल घोटाला, तथाकथित घोटाला, इसको लेकर भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। सवाल उठा कि चावल घोटाला है क्या, विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, कितने तथ्य हैं। जरा इस बात को डिकोड करते हैं। अभी भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने पूछा कि मार्च 2020 से नवंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार ने निःशुल्क वितरण के लिए कितना चावल बांटने की अनुमति दी, कितना बांटा गया और कितना अभी शेष है। जवाब में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ये जानकारी सदन में दी कि 2020 से नवंबर 2022 के बीच केंद्र सरकार से 27.1 लाख मीट्रिक टन चावल का आवंटन मिला। 26.4 लाख मीट्रिक टन चावल का उठाव हो चुका है। 70,000 मीट्रिक टन चावल ही बचा है। और इस पर कौशिक का कहना था कि चावल निःशुल्क वितरण के लिए आया था, लेकिन सरकार ने इसका पैसा लिया। कौशिक ने दावा किया कि उनके पास इस बात के प्रमाण हैं। आरोपों के मुताबिक चावल वितरण में 5,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला होने का दावा है। तो सवाल ये उठता है कि कौन सही कौन गलत है। विपक्ष के पास इस बात के अगर साक्ष्य हैं, तो क्या अब वे कोर्ट की शरण में जाएंगे, क्या जनता के दरबार में लाएंगे? सरकार को भी पूरे मामले पर जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर मंशा तो उनकी भी जनता की मदद करना, उनको भी निःशुल्क राहत पहुंचाना रहा है। और ये वही कालखंड है जिसे हम कोविड का बड़ा कठिन दौर कहते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां सांसद महोदय 5वीं कक्षा के लेवल का सामान्य ज्ञान का एक छोटा सा सवाल झेल नहीं पाए, उसका सही उत्तर नहीं दे पाए। सवाल उसी आयोजन से जुड़ा था जिसके लिए प्रचार में सबको बुलाया गया था। हुआ क्या, देखें। आंखों पर चश्मा, चेहरे पर उत्साह और जैकेट पहने सांसद महोदय को देखिए। माननीय सांसद के पीछे एक बड़ी सी होर्डिंग है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है सांसद खेल महोत्सव। यानी प्रचार और तामझाम की कोई कमी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, और हो भी क्यों। सांसद खेल महोत्सव प्रधानमंत्री मोदी का महत्वाकांक्षी अभियान जो है, प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप उनकी पार्टी का सांसद
अपने क्षेत्र में खेल महोत्सव का आयोजन कर युवाओं को खेल से जोड़ रहा है। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी प्रधानमंत्री की इच्छा के सम्मान में ही कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन माननीय सांसद जी की पोल एक छोटे से सवाल से खुल गई। सवाल भी 5वीं के स्तर का। सवाल ये कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है। अब जो जवाब सांसद जी ने दिया वो भी सुन लीजिए। देखिए, राष्ट्रीय खेल तो हमारा कबड्डी को पहले प्राथमिकता देते थे, लेकिन आज कबड्डी को पीछे छोड़ते हुए क्रिकेट ने उसका स्थान ले लिया है। और हॉकी भी कभी हमारा राष्ट्रीय खेल हुआ करता था। वो तो भलाओं के पास में बीजेपी एमएलए बैठे थे जिन्होंने भूल सुधारने की कोशिश कर दी, लेकिन वो भी हो न सका। अब क्या कहें, सांसद महोदय से सामान्य ज्ञान पर सवाल उठाना वैसे भी ठीक बात नहीं है। तो सम्माननीय माननीय उन्होंने मंच सजाया और जिस विधा का मंच सजाया उसी से जुड़ा सबसे छोटा सा सवाल, इसका उत्तर भी नहीं दे पाए। डिबेट्स में तो बातें राजनीतिक लोग घुमाते ही हैं, सदन के भीतर जवाब आप देख सुन चुके हैं। आचरण पर कई बार आपने खबरें भी देखी हैं। अब यहां इसे आप किस तरह लेते हैं, आप ही पर छोड़ते हैं। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे IBC 24 और कल पुनः इसी मंच पर डिकोड के लिए जरूर जुड़ते हैं। नमस्कार।